Please subscribe my YouTube channel, Global Reality Network. 16वीं सदी एक ऐसा दौर जब साम्राज्य महाद्वीपों तक फैले हुए थे और इंसानों की तकदीरें महलों की दीवारों के भीतर तय होती थीं। उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था ऑटोमन एम्पायर। इस साम्राज्य की राजधानी थी इस्तांबुल, एक ऐसा शहर जहां मस्जिदों के गुंबद आसमान को छूते थे, बाजारों में दूर दूर से आए व्यापारी मिलते थे और ज्ञान, कला व राजनीति एक साथ सांस लेते थे। इतिहास इस दौर को अक्सर सुल्तानों और युद्धों के जरिए याद करता है, लेकिन उन्हीं संगमरमर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिनका असर चुपचाप पूरे साम्राज्य पर पड़ता था। उन्हीं में से एक थीं गुलफैम खातून, जिन्हें आज कई लोग गुलफैन खातून के नाम से जानते हैं। उनकी शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। उस समय की कई लड़कियों की तरह संभव है कि उन्हें छोटी उम्र में ही शाही महल लाया गया हो। वहां उन्हें पढ़ना लिखना, धर्म, शिष्टाचार और प्रशासन सिखाया गया। ऑटोमन महल केवल रहने की जगह नहीं था, वो एक संस्थान था, एक ऐसी जगह जहां अनुशासन सिखाया जाता था, जिम्मेदारी दी जाती थी और वफादारी का इनाम मिलता था। इसी माहौल में गुलफेम खातून ने अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे वे एक सीनियर लेडी इन वेटिंग बनी और उन्हें खातून की उपाधि मिली, जो सम्मान और ऊंचे दर्जे का प्रतीक थी। ये सब उस समय हुआ जब साम्राज्य पर शासन कर रहे थे सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उनके शासन को ऑटोमन इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। सीमाएं फैल रही थीं, कानून मजबूत हो रहे थे और कला व स्थापत्य अपने चरम पर थे। महल के भीतर जीवन अलग तरह से चलता था। यहाँ महिलाएं केवल रहने वाली नहीं थीं, वे व्यवस्था संभालती थीं, शिक्षा की निगरानी करती थीं और रोजमर्रा के कामकाज को आगे बढ़ाती थीं। शाही हरम अपने आप में एक समानांतर प्रशासन था और गुलफेम खातून उसमें सबसे भरोसेमंद नामों में से एक थी। गुलफेम खातून का समय जुड़ा था एक और शक्तिशाली महिला से, ह्यूरम सुल्तान। ये वो दौर था जब महल की राजनीति बेहद नाजुक थी। छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी, लेकिन गुलफेम खातून ने टकराव का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने स्थिरता को चुना, सेवा को चुना। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्हें महल की ज्यादातर महिलाओं से ज्यादा वेतन मिलता था, जो इस बात का संकेत है कि उन पर कितना भरोसा किया जाता था। वे पत्राचार संभालती थीं, अंदरूनी मामलों को सुलझाती थीं और जब सुल्तान युद्ध अभियानों पर जाते थे तब महल की व्यवस्था बनाए रखती थीं। कुछ पत्र आज भी मौजूद हैं जिनमें गुलफेम खातून सीधे सुलेमान को हालात की जानकारी देती हैं। ये बहुत दुर्लभ बात थी। इसका मतलब था वे केवल सेविका नहीं थीं, वे सलाहकार थीं। उनकी ताकत शोर में नहीं थी, उनकी ताकत व्यवस्था में थी। समय के साथ गुलफेम खातून ने महल से बाहर की दुनिया की ओर भी ध्यान देना शुरू किया। ऑटोमन परंपरा में दान और समाज सेवा को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन गुलफेम के लिए ये केवल रस्म ही थी, ये जिम्मेदारी थी। 1540 के दशक में उन्होंने एक सार्वजनिक सूप किचन बनवाया और बाद में एक मस्जिद परिसर की नींव रखी, जो स्थित था उस्कुदार, इस्तांबुल के एशियाई हिस्से में। ये केवल इमारतें नहीं थीं, ये रोज भूखों को खाना देती थीं, मुसाफिरों को आराम देती थीं, छात्रों को सीखने की जगह देती थीं। इन सब के लिए कानूनी दस्तावेज बने, स्थायी फंड तय किए गए और निगरानी की व्यवस्था रखी गई। गुलफेम खातून ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बाद भी ये सेवाएं चलती रहें। उन्होंने निजी सुविधा को सार्वजनिक भलाई में बदला। आज गुलफेम खातून की सबसे जीवित याद है गुलफेम मस्जिद। हालांकि उनके मूल परिसर का बड़ा हिस्सा समय के साथ खत्म हो गया, लेकिन मस्जिद आज भी खड़ी है। सदियों से लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं, अक्सर बिना जाने कि इसे किस महिला ने बनवाया था। यही मस्जिद उनके अंतिम विश्राम स्थल भी बनी। उन्होंने राजसी मकबरा नहीं चुना, उन्होंने आम लोगों के बीच रहना चुना, मौत के बाद भी। ये इमारतें इतिहास को जिंदा रखती हैं। जब दस्तावेज खो जाते हैं तब पत्थर बोलते हैं। यही उनकी आवाज बन गई। 1561 में गुलफेम खातून का इंतकाल हुआ। न कोई युद्ध रुका, न कोई तख्त हिला, लेकिन महल और समाज ने एक शांत स्तंभ खो दिया। समय के साथ उनका नाम इतिहास के हाशिए पर चला गया। ये कई महिलाओं की कहानी है, फिर भी निशान बचे हुए हैं, कागजों में, दान में और दीवारों में। गुलफेम खातून उन अनगिनत महिलाओं का प्रतीक है जिनकी मेहनत ने सभ्यताओं को संभाला,
लेकिन जिनका नाम अक्सर नहीं लिया गया। गुलफेम खातून की जिंदगी विद्रोह की नहीं थी। ये निरंतर सेवा की कहानी थी, भरोसे की कहानी थी। महल से लेकर गलियों तक उन्होंने गरिमा के साथ अपना रास्ता बनाया। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि प्रभाव हमेशा दिखावा नहीं करता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत खामोश होती है, और कभी कभी इतिहास आदेश से नहीं, करुणा से बनता है। आज भी जब इस्तांबुल बदलता जा रहा है, उनकी मस्जिद वहीं खड़ी है, एक याद की तरह, एक सबक की तरह। गुलफेम खातून को याद करना एक भूली हुई आवाज को वापस लाना है, क्योंकि पत्थरों, सेवा और समय के जरिए उनकी कहानी आज भी जिंदा है। Gulfam personally oversaw these arrangements, ensuring that her endowments would continue functioning after her death. For the poor, these services offered daily sustenance. For travelers, they provided rest. For students, they created spaces of learning. Through charity, Gulfam transformed personal privilege into public benefit. Her philanthropy reflects a broader Ottoman tradition, where wealthy individuals established foundations to support social welfare. Yet her contribution stands out because it came from a woman whose life began in service and ended in generosity. In giving back to society, Gulfem ensured that her legacy would live not only in records, but in real human lives. The most visible reminder of Gulfem Hatun today is the Gulfem Hatun Mosque. Though parts of her original complex have been lost to time, the mosque still stands as a quiet witness to her life. Its architecture reflects the elegance of the classical Ottoman period, modest in scale, yet rich in meaning. For centuries, locals have prayed within its walls, often unaware of the woman who made it possible. Gulfem was eventually buried in the mosque's courtyard, resting among the communities she served. This choice symbolizes her lifelong connection to public service rather than royal grandeur. Buildings like this act as historical memory. They preserve stories when documents fade. Each stone carries traces of the past, reminding us that history is not only written in books, but built into cities. Through this mosque, Gulfem continues to speak across centuries. Her legacy is not one of spectacle, but of continuity, a lasting contribution to urban life and spiritual culture. Architecture became her voice, charity her message, and service her signature. Gulfem Hatun passed away in 1561. Unlike emperors, her death did not prompt grand ceremonies or political upheaval. Yet her absence was surely felt within the palace and the neighborhood she supported. Over time, her story faded into footnotes, overshadowed by larger personalities and dramatic events. This silence reflects a broader pattern in historical writing, where women's contributions are often minimized or forgotten, and yet traces remain in archival records, in charitable deeds, and in surviving architecture. These fragments allow historians to reconstruct her life, piece by piece. Gulfem represents countless women whose labor sustained empires without recognition. Her life reminds us that history is not shaped only by those who sit on thrones, but also by those who maintain systems, care for communities, and invest in future generations. Remembering her is an act of restoration, bringing balance to narratives that too often focus solely on power and conquest. Gulfem Hatun's story is not one of dramatic rebellion or royal ambition. It is the story of steady influence, earned trust, and meaningful service. From palace corridors to neighborhood streets, she moved with purpose and dignity. She transformed opportunity into responsibility and privilege into public good. Her life teaches us that impact does not always require visibility. Today, as Istanbul continues to grow and change, her mosque still stands a reminder that individual lives can leave lasting marks on collective memory. In remembering Gulfem Hatun, we honor a woman who worked within her world to improve it. Her legacy invites us to reconsider how we define power and success. Sometimes, the strongest influence is quiet. Sometimes, history is shaped not by command, but by compassion. And sometimes, a single woman long forgotten by many continues to speak through stone, service, and time.